जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, अगर भारत अपने फाइटर जेट इंजनों को उड़ने से पहले ही उड़ान में देखे, मतलब हवा में जाने से पहले ही बता दे कि कहां खराबी आएगी, इस असंभव टेक्नोलॉजी को अब संभव करने जा रहा है डीआरडीओ। दरअसल डीआरडीओ ने एक आरएफपी जारी किया है, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल ट्विन फ्रेमवर्क फॉर एन एरो इंजन हेल्थ एंड यूजेस मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत होगा, मतलब भारतीय पार्टनर्स अब इसे बनाएंगे। डिजिटल ट्विन का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि डीआरडीओ एक ऐसा वर्चुअल एरो इंजन बनाएगा जो असली इंजन की हर हरकत, हर वाइब्रेशन, हर टेम्परेचर स्पाइक और हर फेलियर को एक्यूरेटली सिमुलेट करेगा। यानी कि इंजन को खोले बिना उसके अंदर की हेल्थ देखी जा सकती है। फेलियर होने से पहले ही प्रिडिक्शन मिल जाएगा। मेंटेनेंस काफी स्मार्ट, फास्ट और सस्ती होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी आज दुनिया के सिर्फ टॉप एरोस्पेस ताकतों के पास है। लेकिन दोस्तों, डिजिटल ट्विन आने के बाद भारत को प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, एनहांस इंजन लाइफ और फास्टर ट्रबल शूटिंग जैसी सुविधा मिलेगी। बात साफ है कि डीआरडीओ दोस्तों केवल इंजन नहीं बनाना चाहता, बल्कि उन्हें डिजिटल समझना चाहता है, प्रिडिक्ट करना चाहता है और ऑप्टिमाइज करना चाहता है। और ये हमारी एएमसी और आने वाले भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट अब छुप नहीं सकती हमसे। दरअसल भारत पहली बार ऐसे हथियार तैनात करने जा रहा है तो दुश्मन को देखने, पीछा करने और वहीं खत्म करने की क्षमता रखते हैं। भारतीय सेना अब एफपीवी कामिकेजी ड्रोन्स को एलओसी पर डिप्लॉय करने की तैयारी करी है, खासकर कि पाकिस्तान की बैट को हंट करने के लिए। बैट टीम दोस्तों वही है जो घुसपैठ कराती है, अचानक एम्बुश करती है और डेंस जंगलों में छिप जाती है। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। एफपीवी कामिकेजी ड्रोन्स दोस्तों ये छोटे दिखने वाले ड्रोन्स हैं, लेकिन इनका काम काफी बड़ा है। ये आईएसआर के साथ साथ स्ट्राइक कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए। यानी कि ड्रोन पहले टारगेट को ढूंढेगा और फिर उसी पल उस पर ब्लास्ट करेगा। इवन दोस्तों हम इसके जरिए पाकिस्तान की बैट टीम के हाइडिंग स्पॉट्स, बंकर्स और नैरो गैप्स में भी स्ट्राइक कर सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में इन्हें तैनात किया जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए काफी जरूरी हो गया है बैट का खात्मा करना। और इन एफपीवी ड्रोन्स के आने के बाद कोई भी मूवमेंट तुरंत डिटेक्ट हो जाएगी। ड्रोन सीधा पीछा करता है, एस्केप इम्पॉसिबल हो जाएगा और स्ट्राइक सेकंड्स में हो जाएगी। भारतीय सेना का मैसेज साफ है, बैट घुसपैठ करेगी तो ड्रोन उन्हें हवा में ढूंढकर मिटा देगा। और ये स्टेप एलओसी पर भारत की सर्विलांस और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सिर्फ 4 से 5 देश अपने सीने से लगाए बैठे हैं और अमेरिका तो किसी को देता तक नहीं है, वो है जेट इंजन की टेक्नोलॉजी। लेकिन दोस्तों अब इसी जेट इंजन की टेक्नोलॉजी, वो भी फुल जेट इंजन टेक्नोलॉजी, अब सीधे भारत आएगी। और साफरान ने भारत के लिए ऐलान कर दिया है कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब हॉट सेक्शन के साथ। और फ्रांस ने पहली बार ये बात कंफर्म भी कर दी है कि अब वो भारत के साथ मिलकर 120 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का 5th जनरेशन का फाइटर इंजन बनाएगा, वो भी भारत की जमीन पर। और ये वही इंजन है जो हमारे एम का स्टेल्थ फाइटर जेट को ताकत देगा। साफरान के सीईओ ने बताया कि फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम भारत को हॉट सेक्शन प्लस टर्बाइन प्लस कंप्रेशर प्लस कोर टेक्नोलॉजी भी देंगे। आईपीआर भारत के नाम होगा। डीआरडीओ की जीटीआरई और साफरान मिलकर भारत में जॉइंट वेंचर बनाएंगे और पूरे प्रोग्राम की जो लागत है वो करीबन $7 बिलियन होगी। और इसे दोस्तों कहा जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यहाँ पर दोस्तों जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ हॉट सेक्शन की, तो हॉट सेक्शन दोस्तों किसी भी फाइटर जेट की जान होता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जहाँ 1700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान, सुपर एलॉयज, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, सेरेमिक कोटिंग्स काम करते हैं। और यही वजह है कि टेक दुनिया कभी से शेयर नहीं करती है और पहली बार भारत को ये मिलने वाला है। और आप सब जानते हैं कि भारत अपने फाइटर जेट इंजनों के लिए विदेशियों पर निर्भर है। और इवन दोस्तों लाइफ साइकिल कॉस्ट का बड़ा हिस्सा भी इंजन पर जाता है। कावेरी इंजन प्रोग्राम हमारा उतना थ्रस्ट नहीं दे पाया है और इंजन टेक्नोलॉजी ही भारत की सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है। लेकिन अब ये बैरियर टूटने वाला है। इवन दोस्तों रफाल में जो M88 इंजन इस्तेमाल होता है उसकी असेंबली लाइन फ्रांस भारत में लगाना चाहता है। और साथ ही साथ बेल के साथ एयर टू ग्राउंड वेपन्स का जॉइंट वेंचर भी फ्रांस करना चाहता है। हैदराबाद में बकायदा एक नया लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी खुलने वाली है। बात साफ हो जाती है कि ये डिफेंस डील नहीं है, ये पूरे एरोस्पेस इकोसिस्टम का निर्माण भारत में करना है। और दोस्तों अगर ये सच में कंप्लीट टीओटी है भारत के लिए जो फ्रांस ऑफर कर रहा है, तो अगले 10 से 15 साल में आप देखिएगा कि भारत खुद का नेक्स्ट जनरेशन इंजन बना पाएगा। और इस डील पर अगर फाइनल मोहर लग जाती है तो भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट का सपना अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि रियलिटी बन जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? वैसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों इस बार भारत ने एक बड़ा प्लान बना लिया है। दरअसल भारत अब अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को 5 से बढ़ाकर सीधे 10 रेजिमेंट तक ले जाने की योजना बना रहा है। ऐसे में एक बात और सामने आ रही है, क्या SV-57 भी भारत खरीदने वाला है? तो ये बात भी दोस्तों अब क्लियर हो चुकी है।
यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स पहले तो प्रायोरिटी दे रही है S-400, सीधी बात है क्योंकि ये बैटल प्रूवन है, जिसे देखते हुए 5 और रेजिमेंट्स S-400 की भारतीय वायुसेना को मिल सकती है। और दिसंबर में जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो शायद इस डील पर मोहर लग सकती है, और अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत के पास एशिया की सबसे घातक मल्टी लेयर्ड एयर शील्ड होगी। हालांकि यहाँ पर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि S-500 हमने क्यों नहीं लिया। भले ही दोस्तों रशिया तो इसे भारत को बेचने के लिए तैयार है, लेकिन भारत की प्लानिंग अभी से लेकर नहीं है, क्योंकि रशिया ने खुद ही अपने S-500 को पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं किया है। और रही बात Su-57 की दोस्तों, तो इसे लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है। सोर्सेस ने भी बता दिया है कि दुनिया में सिर्फ एक ही मैच्योर 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जो कि यूएस का F-35 है, और अमेरिका ने इसका फॉर्मली ऑफर तो भारत को नहीं किया, लेकिन फॉर्मली उसने भारत के लिए रिजेक्ट भी नहीं किया इस ऑफर को। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि भारत फिलहाल साउथ कोरिया यूरोप के 5th जनरेशन प्रोग्राम की स्टडी कर रहा है, और AMCA पर भारत का पूरा फोकस है। भले ही दोस्तों भारतीय वायुसेना Su-57 को नहीं ले रही, लेकिन इसके वेपन कैपेबिलिटीज को इवैल्यूएट कर रही है, जैसे कि R-37M, जिसे भारत अपने Su-30 MKI पर इंटीग्रेट कर सकता है, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि भारत के पास कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो इसे लॉन्च कर सके, और साथ ही यहाँ पर भारत का फोकस है Su-30 MKI के अपग्रेड पर। और भारत के पास अगर 5 और S-400 रेजिमेंट्स आ जाती हैं तो भारत का एयर स्पेस लिटरली नो एंट्री जोन बन जाएगा। लेकिन Su-57 तो हमारे रडार से बाहर है। Su-30 MKI अपग्रेड होगा, R-37M का इंटीग्रेशन हो सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज एयर डोमिनेंस चाहिए। दोस्तों इंडियन नेवी का P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट, जो कि अक्सर चाइना की सबसे घातक पनडुब्बियों को ट्रैक करता है, और अब भारत 206 और नए P-8I को खरीदने वाला है। और इसके साथ साथ दोस्तों ऐसे अपग्रेड्स भी भारत को मिलेंगे जो कि वाकई में हमें दुश्मनों के ऊपर बड़ी बढ़त दिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक बड़ी डील होगी 6 P-8I की, करीबन $4 बिलियन का सौदा होगा। बातचीत लगभग पूरी हो गई है, रक्षा मंत्रालय से मंजूरी बाकी है, और नए P-8I जो आएंगे वो इंक्रीमेंट 3 ब्लॉक 2 अपग्रेड पैकेज के साथ होंगे। और ये वही सिस्टम है जिसका इस्तेमाल अमेरिका की नौसेना और ऑस्ट्रेलिया भी करती है, क्योंकि दोस्तों इंडियन ओशन रीजन में चाइना की AIP सबमरीन्स भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, और ये इतने शांत तरीके से चलती है कि इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन नया P-8I अपग्रेड दोस्तों भारत को अंडर वाटर डोमिनेंस भी देगा। यहाँ पर दोस्तों जो इंक्रीमेंट ब्लॉक 3 है उसमें नए सेंसर्स प्लस एंटीनास होंगे, जिसमें कि मल्टी स्टैटिक एक्टिव कोहेरेंट सोनार सिस्टम होगा, 40% से ज्यादा पावरफुल गैलियम बेस्ड रडार एरेज होंगे, EO/IR कैमरास होंगे जो समुद्र में 200 किलोमीटर तक एक्टिविटीज को पकड़ सकते हैं, AIP सबमरीन्स की लो नॉइज सिग्नेचर्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही इसमें AI ड्रिवन मिशन कंप्यूटर्स होंगे, और P-8I के ये जो नए अपग्रेड्स हैं वो भारत को सबमरीन हंटिंग में सुपर पावर बना देंगे। भारतीय सेना अब असली जंग की ट्रेनिंग बिना असली गोली चलाए करेगी। दरअसल जेन टेक्नोलॉजी को मिला है 108 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट है भारतीय सेना के लिए एडवांस टैंक क्रू गनरी सिमुलेटर्स बनाने का। बता दें कि ये सौदा डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के तहत रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट रूट के तहत हुआ है, और इससे जेन टेक्नोलॉजीज की इंडिजिनस डिफेंस ट्रेनिंग सिस्टम में पकड़ और मजबूत हो गई है। और ये नए सिमुलेटर्स दोस्तों भारतीय सेना के 2 बड़े टैंक्स के लिए बनाए गए हैं, T-90 और T-72, और ये सिस्टम दोस्तों टैंक के पूरे टरट इन्वायरमेंट को बिल्कुल असली जैसा बनाते हैं, जिससे गनर और कमांडर दोनों को रियल टाइम युद्ध जैसी ट्रेनिंग मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट में सिस्टम की डिलीवरी, इंस्टॉलेशन और 5 साल का फुल मेंटेनेंस सपोर्ट भी शामिल है। दरअसल दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को 300 से ज्यादा कॉम्बैट सिमुलेटर्स दे चुकी है, जिनमें ATGM सिमुलेटर्स, BMP-2 टरट सिमुलेटर और T-90/अर्जुन ड्राइविंग सिमुलेटर शामिल है। दोस्तों भारत ने T-90 टैंक की सबसे बड़ी कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। बता दें कि पारस डिफेंस को DRDO से मिला है एक बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और अब इसके जरिए रात में भी भारत के टैंक पहले से ज्यादा घातक होंगे। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी दोस्तों T-90 भीष्म टैंकों के लिए नया स्वदेशी ड्राइवर नाइट साइट्स को बनाएगी। पारस डिफेंस अब इस आधुनिक नाइट साइट का सीरीज प्रोडक्शन करेगी, और ये सिस्टम दोस्तों पुराने रशियन मेड सिस्टम को रिप्लेस करेगा, जो कि ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं, जिन पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन भी बढ़ रहे हैं। और इस स्वदेशी ड्राइवर नाइट साइट की दोस्तों कुछ खासियतें भी हैं, जैसे कि 3rd जनरेशन अनकूल थर्मल इमेजिंग, मतलब बिना किसी कूलिंग सिस्टम की भी क्रिस्टल क्लियर थर्मल विजन ये देगा। 1 किलोमीटर से ज्यादा डिटेक्शन रेंज होगी, मतलब पूरे अंधेरी रात, धुंध, बारिश, हर हालात में। इसका वाइड FOV ड्राइवर को ज्यादा विजिबिलिटी और ज्यादा सेफ्टी देगा। -40 से +55 डिग्री सेल्सियस तक ये ऑपरेट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका डायरेक्ट फिट डिजाइन है, यानी कि T-90 पर लगाने के लिए किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। 2027 तक दोस्तों पहले 250 यूनिट पारस डिफेंस भारतीय सेना को देगा। उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी 400 से 500 यूनिट हर साल पहुंच जाएगी। पाकिस्तान ने दावा किया है कि मैक 8 की स्पीड से चलने वाला स्मैश मिसाइल का उन्होंने सफलतापूर्वक टेस्ट किया। लेकिन दोस्तों क्या ये सच में भारत के लिए खतरा है?
ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल दोस्तों इस मिसाइल को पाकिस्तानी नेवी ने समुद्र से लॉन्च किया और इसे हाई प्रिसीजन बताया गया। पाकिस्तान का कहना है कि ये मिसाइल समुद्र और जमीन दोनों टारगेट्स पर हमला कर सकती है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज्यादा है और मैक 8 स्पीड। दोस्तों चौंकाने वाली बात तो ये कि हाइपरसोनिक जैसी स्पीड का वो दावा कर रहा है। हालांकि दोस्तों इस मिसाइल की मैक 8 की स्पीड और जो टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए। इसीलिए एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि पाकिस्तान के दावे केवल उनकी मीडिया और सेना के बयान पर बेस्ड है। स्मैश मिसाइल का फ्लाइट पैटर्न क्वाजी बैलिस्टिक माना जा रहा है, जिसका मतलब ये कि ये स्टीप ट्रेजेक्टरी अपनाती है ताकि जहाजों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये चकमा दे सके। लेकिन अब तक इस मिसाइल के बारे में कोई फोटो, टेलीमेट्री डेटा या कोई भी परफॉर्मेंस पैरामीटर सामने नहीं आया। इसलिए दोस्तों इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी इसे अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ हथियार मानते हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के स्मैश मिसाइल के दावे जितने जोरदार दिखते हैं उतने ही अनक्लियर हैं, उतना ही इनके बारे में क्लियरिटी नहीं है। असली ताकत तो दोस्तों हमेशा प्लेटफॉर्म, ट्रेनिंग और इंटीग्रेशन में होती है और यही भारत का फायदा है। भारतीय सेना ने दोस्तों एक बड़ा स्टेप उठाते हुए 155 mm आर्टिलरी शेल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस के इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग का आरएफआई जारी किया। भारतीय सेना ने दोस्तों इस आरएफआई को इंडियन कंपनियों, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज और डीपीएसयूज के लिए खोला है ताकि देश में एक मजबूत वेंडर इकोसिस्टम तैयार हो सके। इस आरएफआई की सबसे खास बात यह कि ये प्रोक्योरमेंट नहीं है बल्कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन लाइन सेटअप का प्रोजेक्ट है और कंपनियों को ट्रायल नो कॉस्ट नो कमिटमेंट बेसिस पर करने होंगे, यानी कि आर्मी कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं देगी। भारतीय सेना 3 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को देश में बनाना चाहती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिक्यूजन फ्यूज, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज। ये फ्यूज आर्टिलरी शेल के दिमाग की तरह दोस्तों काम करते हैं। ये तय करते हैं कि गोला कब और कैसे फटेगा, इंपैक्ट पर फटेगा, हवा में एयरब्रस्ट करके फटेगा या फिर तय टाइम के बाद फटेगा। आज भारत दोस्तों ATAGS, धनुष, K9 वज्र और माउंटेड गन सिस्टम जैसी मॉडर्न आर्टिलरी तो बना रहा है, लेकिन फ्यूज टेक्नोलॉजी अभी भी इंपोर्ट होती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत की कई कंपनियां पहले से ही प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और डिफेंस ग्रेड कंपोनेंट्स बनाने में सक्षम है, लेकिन अब उनके पास होगा 155 mm फ्यूज प्रोडक्शन में उतरने का मौका। यानी कि आर्टिलरी को स्मार्ट और सटीक बनाने की दिशा में ये RFI भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक नया और गेम चेंजर कदम साबित हो सकता है। भारत और यूके की सेनाओं के बीच होने वाला 8th एडिशन ऑफ अजय वॉरियर दोस्तों अभी राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में चल रहा है और ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो 2 साल में एक बार होती है और उसका मकसद है दोनों आर्मीज को एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ने लायक स्तर पर लाना। एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य है इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, मतलब दोनों देशों की सेनाएं एक साथ सीमलेस तरीके से ऑपरेट कर सकें, ऑपरेशनल रेडीनेस को इंप्रूव करना, मतलब रियल वर्ल्ड बैटल सिचुएशन जैसी ट्रेनिंग देना, कंपनी लेवल ऑपरेशन करना। अजय वॉरियर दोस्तों सिर्फ ड्रिल नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि भारत और यूके ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेबल पार्टनरशिप बना चुके हैं। वहीं रशिया दोस्तों अपने Su-57 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को एक बड़ा अपग्रेड देने जा रहा है और अब इस फाइटर जेट में लगेंगे UMP के ग्लाइड बम्स। मतलब ये वही सिस्टम है जो साधारण फैब बमों को स्मार्ट लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन्स में बदल देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक Su-57 इन ग्लाइड बम्स को इंटरनल वेपन बेस से डिप्लॉय करेगा, जिससे इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल बरकरार रहेगी और Su-57 सिंगल या ट्विन UMP के बम्स को कैरी कर सकता है। और यही नहीं दोस्तों, इस इंटीग्रेशन से Su-57 को डीप स्ट्राइक क्षमता मिलेगी, हायर सर्वाइबिलिटी रेट हो जाएगा, हाई वैल्यू टारगेट पर प्रिसीजन हिट कर सकता है और इसके जरिए Su-57 को ज्यादा टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इवन दोस्तों Su-34 और Su-35 पहले ही यूक्रेन में UMPK का भारी इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन अब Su-57 में ये लगने का मतलब रशिया अपने स्टेल्थ फ्लीट को भी प्रैक्टिकल बैटलफील्ड रोल में बदल रहा है। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।